बोलिए 17 सीट मान लीजिए, उसकी क्या आवश्यकता है हमें? जब गठबंधन बन रहा है और दुर्भाग्य से गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी ही हैं, उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, मैं सूत्रधार बस कर रहा हूं कि चूंकि देश से गुजरात के व्यापारियों का जो कब्जा हो गया है देश पर, उसको हटाया जाए। क्या चर्चा हो रही है? इंडिया गठबंधन में चर्चा हो रही तो अच्छी बात है। तो बीजेपी को बेचैनी उसी बात से हम समझ गए थे कि जब बेंगलोर में हमारी मीटिंग हुई थी, उस दिन वो 38 आदमी की टीम लेके पार्लियामेंट में दिखा रहे थे। कितना बेचैनी था उनको। बिहार रोजगार गठबंधन सरकार बिहार में दे रही है कि उनकी बेचैनी बढ़ गई है। बिहार तो छोड़ दीजिए आप, यूपी के छात्रों को 20-20 हजार छात्र छात्राओं को रोजगार दिया गया है इसी जगह पर। जो राज्य कभी जाना जाता था कि रोजगार लेने के लिए जहां जहां जाता है, आज वो राज्य जो रोजगार प्रोवाइडर हो चुका होता है, ना कि यूजर। उन्होंने क्रिएट किया इंडिया गठबंधन का। अगर इंडिया गठबंधन हमारी सरकार में आएगी तो नीतीश कुमार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आ गए शेट्टार जी, जगदीश शेट्टार डिप्टी सीएम आ गए। मध्य प्रदेश में यह हालत हुई कि सिंधिया जी को छोड़कर जो 15-16 विधायक थे वो सब वापस कांग्रेस में आ गए और नहीं थे। जब उनको मुसलमान नहीं मिला तो हिंदू को आपस में लड़वाया। एक बूथ का सीट है। तो हम तो उनको समझा रहे हैं, और हमने जो अभी जंतर मंतर पर आयोजन किया था, हम ईवीएम के, वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप किंग्स 24 देख रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता इंजीनियर गोपाल कृष्ण है। और सर, जिस तरीके से अभी इंडी गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, आप लोगों की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है, जदयू की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजद की अहम भूमिका है इंडी गठबंधन में, वो नकार रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के हम लोग इतनी जल्दी क्यों? सबसे पहले मिश्रा जी, इंडी नहीं, इंडिया गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन है। और हमारा जो कई बैठक हो चुका है, इसमें यह फैसला हो गया है कि जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, गठबंधन से एक आदमी लड़ेंगे। ये पहले फैसला हो चुका है पूरे भारत में, जहां जहां ये गठबंधन रूप ले रहा है। अब आ जाते हैं दूसरा फैसला। जिस राज्य में, जिस प्रांत में जो पार्टी मजबूत है, उसकी वेटेज ज्यादा होगी। ये डिसीजन हो गया है। सीधी सी बात है कि अगर हम दक्षिण भारत में मजबूत हैं, केरल में मजबूत हैं, कर्नाटक में मजबूत हैं, तेलंगाना में मजबूत हैं, तो वहां तो बीजेपी और आरजेडी, जदयू ज्यादा नहीं मांगने आएगी। उसी तरह से बिहार में भी जदयू और आरजेडी मजबूत है, कांग्रेस उसके बाद आती है। तो हमको ये स्वीकारने में गुरेज कभी नहीं होता है। तो उनको सीटों की हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी। जैसा कि कुछ दिन पहले की बात है, हमारे प्रांत के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री अखिलेश बाबू ने कहा है कि हम 25% सीट की मांग करते हैं, यानी 10 सीट की मांग करते हैं। बच गया 30 सीट। 30 सीट में आरजेडी और जदयू अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। तो हमारा यही मांग है, बहुत क्लियर कट मांग है। हम इस पे हट नहीं रहे पीछे कि भाई 25% सीट पर हमारा हक बनता है, यानी 10 सीट पर हमारा हक बनता है। और आप लोग वरिष्ठ पार्टी हैं, यहाँ आपका भूमिका ज्यादा है, तो आप लोग 15-15 लीजिए। तो फिलहाल तो अभी यही अंदर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि 16 विधायक अभी 16 सांसद उनके पास है, जदयू के पास, और वो जो कह रहे हैं कि 17 से 18 सीट हमको चाहिए। जदयू, राजद भी कह रही है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हम है, तो उसके अपेक्षा जो है हम लोग लोकसभा सीटों की संख्या जो रखेंगे वो आपसे अधिक रखेंगे। अगर वो 17 सीट मांग कर लेते हैं, वह उनको 17 सीट दे दी जाती है जदयू को, और बस्ती है उसमें कुछ सीटों को लेकर के, अगर फिर भी आरजेडी भी अगर 17 सीटों पर लड़ती है तो 6 सीट ही बचता। फिर कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, उसके बाद बहुत सारे गठबंधन में आपके दल शामिल है, तो उनको सीटों की कहां से? सबसे बड़ी चीज है 17-17-6 ये अभी हुआ ही नहीं है। ये मनोकामना है कई सारे पार्टी की। कई सारे मीडिया वाले इस बात को प्रोवोक कर रहे हैं कि 17 आरजेडी ले लिया, सिटिंग है उनके, 17 जदयू ले लेगी, 6 में कांग्रेस लेगा कि सीपीआईएम लेगा। ये अभी मनगढ़ंत बात है। सबसे पहली बात, वो 17 सीट जो बता रहे हैं सिटिंग है, तो बीजेपी के साथ था ना, तो बीजेपी से बोलिए 17 सीट मान लीजिए, उसकी क्या आवश्यकता है हमें? जब गठबंधन बन रहा है और दुर्भाग्य से गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी ही हैं,
उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, मैं सूत्रधार बस कर रहा हूं कि चूंकि देश से गुजरात के व्यापारियों का जो कब्जा हो गया है देश पर उसको हटाया जाए, उससे इस देश को निजात दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इतना समझ सभी पार्टी को है कि जो पुराना हम इतिहास टटोलेंगे तो उस हिसाब से हमें इस बार सीट नहीं मिलने वाला है। हमारा सीट अब जो होगा, अब गठबंधन इंडिया गठबंधन है, ना कि कोई एक पार्टी आरजेडी या कांग्रेस या जदयू, अब इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन में जो 40 लोकसभा जो बिहार के अंदर में आ रही है, इस 40 लोकसभा में जिसका जो भागीदारी होगा, जैसा जिस सीट पर सर्वे आएगी मजबूती की, उनको ये चीजें दी जाएगी। और एक बात तो गठबंधन में तय हो गया है कि जिस प्रांत में जो ज्यादा है उसको बहुमत में ज्यादा मिलेगी। जैसे हम साउथ इंडिया में हैं तो वहां तो कोई आरजेडी जदयू हमसे मांगने नहीं आ रहा है कि सीट हमें दीजिए आप। उसी तरह अगर बिहार में थोड़ा मजबूत है आरजेडी जदयू तो थोड़ा सा ज्यादा उसको रहेगा ही वजन। तो इसमें कोई विवाद का घर ही नहीं है, सिर्फ मीडिया का उपजाया हुआ। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी नाराज चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से, कल भी जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव उनके आवास पे गए थे मिलने के लिए, मनाने के लिए। मनाने के लिए क्यों जाएंगे? डिप्टी सीएम है वो। कमाल की बात आप लोग कर रहे हैं भाई। वो सीएम है, वो डिप्टी सीएम है, मिलने गए। इसमें कौन नाराज है, कौन मना रहा है, क्या चर्चा हो रही है? इंडिया गठबंधन में चर्चा हो रही तो अच्छी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार तो उसका सूत्रधार है बिहार में। तो ये बहुत मजबूत गठबंधन है। और बीजेपी को बेचैनी उसी बात से हम समझ गए थे कि जब बेंगलोर में हमारी मीटिंग हुई थी उस दिन वो 38 आदमी की टीम लेके पार्लियामेंट में दिखा रहे थे। कितना बेचैनी था उनको कि हम आपसे ज्यादा हैं, आप 26 हैं तो हम 38 हैं। तो 38 आदमी की टीम थी वो। इसलिए मैं बोल रहा हूं आदमी कि सांसद तो छोड़ दीजिए, कई सारे ऐसे लोग थे जिसका विधायक भी नहीं है। तो कैसा पार्टी है भाई? क्या है वो? किसको इतनी बेचैनी है? आप 4 दिन बाद दिखा देते मीटिंग करके, हम जान जाते। आपको था कि उसी दिन दिखाना है। तो ये जो डिसेपरेटनेस है ना प्रधानमंत्री का, ये दिखा रहा है कि आप बिहार से कैसे अब साफ होने वाले हैं। 2 सीट पर भी आफत कर देंगे। आज इतनी रोजगार गठबंधन सरकार बिहार में दे रही है, इतना रोजगार गठबंधन सरकार बिहार में दे रही है कि उनकी बेचैनी बढ़ गई है। बिहार तो छोड़ दीजिए आप, यूपी के छात्रों को 20-20 हजार छात्र छात्राओं को रोजगार दिया गया है इसी जगह पर। जो राज्य कभी जाना जाता था कि रोजगार लेने के लिए जहां जहां जाता है, आज वो राज्य जो रोजगार प्रोवाइडर हो चुका है। ये अचीवमेंट है गठबंधन का। सर, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की आपने बात कही और नौकरी देने की बात कही, मैं उस पर भी लौटूंगा। पहले ये आप हमको बताइए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में संयोजक और पीएम उम्मीदवार को लेकर के बात काफी चर्चा में रही है, और अब जो है नीतीश कुमार भी इंडिया संयोजक बनने से जो है इनकार कर दिया। लेकिन आपके नजर में कौन इंडिया का जो गठबंधन है, पीएम उम्मीदवार होगा और संयोजक कौन होगा? देखिए, पीएम उम्मीदवार और संयोजक, ये पीएम उम्मीदवार का फैसला हम नहीं कर सकते। संयोजक तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के बाद भी मैं नीतीश कुमार जी को मानता हूं कि बिहार की पावन भूमि पर उन्होंने पहला मीटिंग करवाया। संयोजक क्रिएटर होता है, ना कि यूजर। उन्होंने क्रिएट किया इंडिया गठबंधन का। अगर इंडिया गठबंधन हमारी सरकार में आएगी तो नीतीश कुमार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। रह गई बात मान लेने की, तो इसमें कुछ बड़े नेता हैं। हमारा पार्टी कोई एक पार्टी नहीं गठबंधन। शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू जी हैं, और ऐसे 10-15 बड़े नेताओं के संयोग से चल रहा है। तो इसमें सभी को हम संयोजक मानते हैं। और रह गया प्राइम मिनिस्टर पद की बात, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे ना। कोई अगर 2 सीट लाएगा तो नहीं ही मांग करेगा, कोई 20 सीट लाएगा तो ही मांग करेगा। तो ये तो डिक्लेरेशन टू दी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहेगा तो जो अच्छा रहेगा वो मांगेगा, अगर हम जीतते हैं तो। यहां अभी हमारी लड़ाई गठबंधन से है। हमारी लड़ाई गठबंधन की लड़ाई एनडीए से है, न कि आपस में। यहां कोई डिमांड नहीं कर रहा। आज इसी बात का आप देख लीजिए कि आज 1 साल हो गया बीजेपी को हटे हुए। एक विधायक भी तोड़ पाए क्या बिहार से किसी पार्टी का? कांग्रेस का ही बहुत कमजोर है मानते हैं, आरजेडी बहुत कमजोर है। एक विधायक वो तोड़ पाए क्या? कितनी उनकी दिक्कत। अगर एक भी तोड़ लिए होते ना तो पूरी मीडिया उछल उछल कर बताती आपको। जबकि हमने कर्नाटक चुनाव में उनका डिप्टी सीएम पार्टी में आ गए, शेट्टार जी, जगदीश शेट्टार डिप्टी सीएम आ गए। मध्य प्रदेश में यह हालत हुई कि सिंधिया जी को छोड़कर जो 15-16 विधायक थे वो सब वापस कांग्रेस में आ गए, और हजारों लोग कांग्रेस में आ गए। अगर मैं 1 साल का प्रयास खोल दूंगा तो आप लोग दंग रह जाएंगे। तो आज बिहार में देख लीजिए ना कि एक विधायक तो छोड़ दीजिए, कोई एक्स एमएलए भी गया क्या छोड़कर? एक्स एमएलए यथार्थ बहुत अलग होता है, जो दिखता है वो है नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना। आज मणिपुर को क्या बना दिया?
मणिपुर में मुसलमान थे क्या? नहीं थे। जब उनको मुसलमान नहीं मिला तो हिंदू को आपस में लड़वाया। ये उनका असली चरित्र है और सभी लोग जान चुके हैं। ये तो ईवीएम जो है इनको बचा के रखा है और मैं खुद ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं खुद दिल्ली में गया था दिग्विजय सिंह जी से मिलने और उनके साथ और भी बड़े बड़े आंदोलन जो हो रही है, ईवीएम की लड़ाई चल रही है। और 31 ईवीएम के सवालों पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने ईवीएम पे सवाल किया, जहां आप जीतते हैं, जहां आपकी पार्टी आती है वहां पे आपका ईवीएम सही होता है, जहां आप हार जाते हैं वहां का ईवीएम खराब होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इस जनता को मूर्ख बनाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा मोटा राज्य कहीं जिता देते हो, जैसे कि एक तेलंगाना। मैं तेलंगाना से ज्यादा श्योर था मध्य प्रदेश को। मैंने मध्य प्रदेश से इंजीनियरिंग किया, मैंने सुआई में रहा हूं मध्य प्रदेश में। मैं जानता हूं, मेरे ही दोस्त लोग हैं जो आज बड़े हो चुके हैं और अभी हमारा एक दोस्त विधायक भी बना मध्य प्रदेश में। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में कैसा लहर था कांग्रेस का। असंभव थी मध्य प्रदेश की जीत। आपने ये जो जनता को दिखाने के लिए तेलंगाना पकड़ा और 3 छत्तीसगढ़ में, असंभव थी उनकी जीत बीजेपी की। आज जो बीजेपी की जीत हो भी गई मध्य प्रदेश में, 2-4-10 सीट से होता तो यह मुझे हजम होता, एक बार हम मानते। लेकिन 100 सीट का फर्क ना हो जाएगा। 20 साल से उनकी सरकार है वहां। पिछली बार वो सरकार हार चुके थे, जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके सरकार बनाए। क्या इससे अच्छा मैसेज गया था पब्लिक में? किसी कीमत पर कांग्रेस नहीं हारती। ये जो ईवीएम का जो कुचक्र चल रहा है, कितने न्यूज आ रहे हैं, बस में ट्रक में पकड़े जा रहे हैं, रोड पे फेंके हुए पकड़े जा रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने ईवीएम को तोड़ दिया क्योंकि गलत हाथों में पाया गया ईवीएम। तो इस तरह के जो हजारों ईवीएम के केसेस आ रहे हैं, आप एक छोटी सी बात समझिए ना भाई, कि अगर किसी बूथ पर 100 सीट से हम हार गए, 100 वोट से हम हार गए, तो 100 वोट तो एक ईवीएम से मैनेज हो जाता है। तो एक ईवीएम पर आप मत जाइए, वो सीट है पूरा का पूरा, एक सीट, एक बूथ का सीट है। तो हम तो उनको समझा रहे हैं। और हमने जो अभी जंतर मंतर पर आयोजन किया था, हम ईवीएम के, वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। और अब देखते हैं कि कितना दिन उनको ये बचा लेता है ईवीएम। अच्छा, बिहार में अगर आखिरी सवाल ले लेते हैं, बिहार में अगर लोकसभा ईवीएम से करवाती है, अगर पार्टी अगर आपकी आती है तो ईवीएम सही होगा, अगर आपकी पार्टी हार जाती है तो ईवीएम सही नहीं होगा क्या? क्योंकि अभी महागठबंधन की सरकार है। जी हाँ, बात गठबंधन की नहीं है। ईवीएम कौन कंट्रोल कर रहा है आप बताइए ना? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट भी था, उसको हटा दिया गया। ये क्या दर्शाता है? मैं जब मेरे हाथ में चुनने का था, आप भी बैठे हो कि भाई 2 आदमी मिलकर चुनेंगे तो बेईमानी की संभावना कम है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया। अब मैं ही सिर्फ हूं, सिर्फ अब मैं ही हूं, मैं जिसको रख लूं तो वो तो वही गलत है। कि क्या मनसा है आपकी ऐसी भाई कि आप सुप्रीम कोर्ट को हटा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है ना, भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आप उसको हटा दिया। तो आपकी जो स्थिति है, ये चूहा चुचुंदर वाला हालत है कि ईवीएम अगर हट गया तो आपका बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाया और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो क्यों नहीं बैलेट पर चुनाव करा लेते हैं? एक बार उनके हिसाब से 10 बार चुनाव हुआ ना, तो विपक्ष की भूमिका है इस देश में। हमारे पास ही परसेंटेज जो वोट्स है, हमारे पास, उनको पड़ी थी 32% वोट और 68% वोट तो उनके अगेंस्ट पड़ी। वो अलग बात है कि यूनाइट नहीं थे। तो एक बार आप करा लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए भारत की जनता से कि कौन क्या चाहता है। इसमें क्या नुकसान है? चुनाव किसके लिए है? आप सबसे पहले संविधान को समझिए। चुनाव जनता के लिए है। जनता जो चाहेगी, जनता ये अगर कहती कि हम चुनाव के पक्ष में नहीं है, तो इस बात को हम मान लेते कि चुनाव नहीं करवाना, ये तो गलत बात है। चुनाव करवाना चाह रही, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम आपके हाथ में एक पर्ची दें लिखा हुआ 5, और एक मोबाइल में हम आपको प्रिंट करके 5 दिखाएं, तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट ये होगा, कागज का टुकड़ा होगा। हमारे दिग्विजय जी, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय जी, उन्होंने मांग किया कि हम पर्ची गिनना चाहते हैं। क्या गलत है इसमें? पर्ची तो आ ही रही है, पर्ची के लिए आपको कोई अलग अरेंजमेंट तो करना नहीं है। तो चूंकि वो जानते हैं कि ईवीएम हटने के बाद मेरा क्या होगा, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि अब ईवीएम की लड़ाई शांत होने वाली नहीं है। हम जंतर मंतर में कर रहे थे और कम से कम 50 जगह अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ है ईवीएम को लेकर, और ये बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।